मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जो आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम, उस किताब के 30 पन्नों को दोस्तों उन्होंने बचा करके रख लिया था और उन 30 पन्नों को दोस्तों प्रिंट करने के लिए या उसको पब्लिश करने के लिए दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था। मना करने के पीछे उनकी कुछ बहुत ही गहरी सोच थी। एक्चुअली वो उन लोगों को सोचिए दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाता है कि वो नहीं चाहते थे कि जो अब जिनकी देश के जिनके हाथ में देश की बागडोर आने जा रही है उनके ऊपर कोई आक्षेप लगे और उनके भारत के राष्ट्र निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसलिए दोस्तों 30 पृष्ठों को उन्होंने तत्कालीन तौर पे छुपा दिया और भोपाल के राष्ट्रीय गया, जिसे उनकी मृत्यु की 30वीं पुण्यतिथि पे यानी कि 1988 में दोस्तों इस किताब को उस 30 पन्नों को जोड़ करके इस किताब में पुनः पब्लिश किया गया, जो कि बाद में अब पूरी तरीके दोस्तों वो 30 पेज भी अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। दोस्तों वो जो 30 पेज है वो 30 पेज भारत के विभाजन के राज पर से पर्दाफाश करता है दोस्तों, और भारत के विभाजन के पर बहुत सारे लोगों पर सवालिया निशान खड़ा करता है, खासकर जो समय भारत के नेतृत्व करता थे जैसे गांधी जी, पटेल और नेहरू। दोस्तों हम तीनों पैरेलल बात करेंगे कि कैसे सरदार पटेल साहब का मतभेद था विभाजन को लेकर के। दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार देश में एक अंतरिम सरकार बनना था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की भागीदारी होनी थी। दोस्तों सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने भाग लिया, लेकिन शुरू से ही मुस्लिम लीग की नीयत थी कि वो इस सरकार में इसलिए शामिल हो रही है कि वो कांग्रेस के नेताओं को ठीक से काम ही नहीं करने देगी। लॉर्ड वेवेल उस समय वित्त मंत्रालय लियाकत अली को देने के लिए जिद पर थे कि वित्त मंत्री लियाकत अली लेंगे और गृह मंत्रालय जो है सरदार पटेल लेंगे। कह सकते हैं कि बहुत ही दोस्तों गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि ऐसा देखने को मिला कि लियाकत अली के बगैर एक सिग्नेचर के सरदार पटेल एक चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर सकते थे। दोस्तों अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बार बार अड़ंगा लगाने की वजह से सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि माउंटबेटन योजना को यानी कि भारत के विभाजन को स्वीकार किया, और तब से ही लेकर के वो लगातार ये संदेश देने लगे, ये वक्तव्य स्टेटमेंट देने लगे दोस्तों कि भारत का विभाजन जरूरी हो गया है। यानी कि यूं कहें कि विभाजन को स्वीकार करने वालों में सबसे पहले अगर कोई थे तो पटेल साहब थे। दोस्तों मौलाना अज़ील आज़ाद साहब बड़े दुख भरे शब्दों में लिखते हैं कि द्विराष्ट्र राष्ट्र टू नेशन थियरी के जितने बड़े पैरोकार जिन्ना थे, अब पटेल उनसे भी बड़े पैरोकार बन चुके थे टू नेशन थियरी के। विवाह मौलाना आज़ाद साहब ने तभी पटेल से कहा कि अगर भारत का विभाजन होता है और नया पाकिस्तान बनता है तो ये पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत के लिए मुसीबत रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बात को लोगों ने नहीं समझा और वो दर्द आज भी हमें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पार्टीशन के पैरोकार बने यानी कि विभाजन के पैरोकार बने वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विचारों से और उनके तौर तरीकों से भी आज़ाद साहब खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि माउंटबेटन ने बड़े ही डिप्लोमेटिकली, बड़े चालाकी से नेहरू को पार्टीशन के लिए मनाने के लिए लेडी माउंटबेटन का इस्तेमाल किया। लेडी माउंटबेटन दोस्तों एक हंसमुख मिजाज की लेडी थी जिनके साथ नेहरू साहब की अच्छी मित्रता थी। दोस्तों एक ऐसी डिप्लोमेसी अपनाई गई जहां पे लेडी माउंटबेटन के सहयोग से कहीं ना कहीं दोस्तों नेहरू को पार्टीशन के लिए मनाने का काम। दूसरी बात, कृष्णा मेनन नाम के जो बाद में दोस्तों भारत के सचिव बने, कैबिनेट सचिव बने दोस्तों, वो कृष्णा मेनन साहब एक बदनाम कैरेक्टर के व्यक्ति थे दोस्तों, भ्रष्ट व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि ना तो मैं पसंद करता था, ना पटेल, ना गांधी जी, तीनों लोग ही कृष्णा मेनन साहब को पसंद नहीं करते थे। फिर भी कृष्णा मेनन साहब न केवल नेहरू के बड़े करीबी रहे, जिनको बाद में दोस्तों भारत का हाई कमिश्नर भी बनाया गया आज़ादी के बाद। दोस्तों अब माउंटबेटन ने नेहरू को मनाने के लिए कृष्णा मेनन का इस्तेमाल किया और उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाई, उनको पार्टी दावत दी और इस तरीके से कृष्णा मेनन के माध्यम से नेहरू पर दबाव डाला गया कि वो पार्टीशन के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों एक तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण इल्ज़ाम जो नेहरू साहब के ऊपर लगाया जाता है वो है जुलाई 1946 में बम्बई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट जो कि कैबिनेट मिशन पर सहमति के बाद हुआ था।
दोस्तों, नेहरू साहब ने बंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया, जो कि कैबिनेट मिशन पर समझौता करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो कि कैबिनेट मिशन की मूल भावना के विपरीत था। उन्होंने कहा कि भले ही कैबिनेट मिशन एक संविधान की बात करती है, लेकिन जो भारत का संविधान सभा है वो स्वतंत्र है। दूसरी बात यानी कि वो पूरी तरीके से संप्रभु और स्वतंत्र है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्लिम लीग के अंदर एक संदेह पैदा करता था। दूसरी बात दोस्तों, प्रांतों के अनिवार्य सामूहिकरण की बात को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जो कि कैबिनेट मिशन में प्रमुख रूप से दर्शाया गया था। वास्तव में दोस्तों, प्रांतों के सामूहिकरण के मुद्दे को ही लेकर के मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकार करी थी, लेकिन नेहरू ने बंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांतों के सामूहिकरण पर शक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कांग्रेस इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी नेहरू का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है कि वह अल्पसंख्यकों के बारे में किस प्रकार के निर्णय लेगी। इसी स्टेटमेंट के बाद जिन्ना ने दोस्तों मुस्लिम लीग से कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की। जिन्ना को लग गया कि कैबिनेट मिशन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सपोर्ट में है, तो जिन्ना के दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि अब भारत में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की, और जिसकी वजह से कलकत्ता में भयंकर दंगे हुए, उसके बाद देश भर में दंगे हुए और देश का पार्टीशन हुआ दोस्तों।